बैठक समय पर हुई। इस बैठक में कुल 129 मामलों की स्वीकृति दी गई। मैं एक एक करके उनके बारे में बताऊंगा। पहला एजेंडा कला संस्कृति एवं युवा विभाग का था, जिसमें बिहार राज्य में बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान की स्थापना किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। अगले 6 एजेंडा कृषि विभाग के थे, जिसमें से पहला एजेंडा कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली के अंतर्गत 218 नए पदों का सृजन और पूर्व के कुछ पदों का प्रत्यर्पण। इसके बाद के 4 एजेंडा कृषि विभाग की योजनाओं की स्वीकृति है। पहली थी तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन अंतर्गत 25 करोड़ 85 लाख 3,100 रुपये की योजना की स्वीकृति। दूसरा है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अंतर्गत दलहन योजना के तहत रबी मौसम में मसूर फसल को बढ़ावा देने हेतु मसूर उत्पादन कार्यक्रम के लिए 95 करोड़ 85 लाख 6,600 रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। पांचवा एजेंडा था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गेहूं बीज विस्थापन दर में वृद्धि के लिए 36 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति। छठा मुद्दा था कृषि विभाग का केंद्र प्रायोजित रेनफेड एरिया डेवलपमेंट योजना हेतु वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 34 करोड़ 46 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति। सातवां एजेंडा था राज्य योजना मद से उद्यानिक फसलों हेतु विशेष हस्तक्षेप के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में 38 करोड़ 26 लाख 60 हजार रुपए की स्वीकृति। आठवां एजेंडा खान एवं भूतत्व विभाग का था, जो कि खान एवं भूतत्व विभाग में पीएमयू की स्थापना के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट की सेवा नाम। एजेंडा खान एवं भूतत्व विभाग का था, जो कि खान एवं भूतत्व विभाग में पीएमयू की स्थापना के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट की सेवा नामांकन के आधार पर दिए जाने की स्वीकृति के संबंध में था। नवा एजेंडा जल संसाधन विभाग का था, जिसके अंतर्गत सिंचाई प्रमंडल बीजी खोरवा अंतर्गत बांका जिला में शंभुगंज प्रखंड के सिलौटा ग्राम के पास बदुआ नदी पर सिंचाई योजना के निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसकी प्राक्कलित राशि 81 करोड़ 53 लाख 95 हजार रुपए। अगला एजेंडा ग्रामीण विकास विभाग का था, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान NIRDMPR में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जा रही है। इसमें बिहार राज्य द्वारा 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का 11वां एजेंडा था, जिसमें गृह विभाग के अंतर्गत STF का एक भवन लोदीपुर में प्रस्तावित है। उसके लिए फर्स्ट क्षेत्र अनुपात FAR फ्लोर एरिया रेशियो को 1.5 से बढ़ाकर 2.21 करने की स्वीकृति दी गई। 12वें नंबर पर नगर विकास एवं आवास विभाग का वैसा ही प्रस्ताव था, जिसमें कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रस्तावित पुरातत्व भवन के निर्माण हेतु FAR को 1.5 से बढ़ाकर 2.5 करने की स्वीकृति दी गई। अगला 13वां एजेंडा भी नगर विकास एवं आवास विभाग का था और बिहार भवन उपविधि 2014 की उपविधि 21 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। 14वां एजेंडा नगर विकास एवं आवास विभाग का था, जिसमें नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन सोसाइटी के 32 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए प्रोफेशनल्स की सेवा निविदा के माध्यम से कंसल्टेंसी एजेंसी से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। 15वां एजेंडा नगर विकास एवं आवास विभाग का था, जिसके अंतर्गत अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत पूर्णिया जलापूर्ति परियोजना हेतु 284 करोड़ 78 लाख 94 हजार 479 रुपए की स्वीकृति दी गई। इसी योजना के अंतर्गत अगले एजेंडा में डेहरी डालमिया नगर जलापूर्ति परियोजना हेतु 33 करोड़ 30 लाख 42 हजार 76 रुपए की स्वीकृति दी गई। इसी अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन योजना अंतर्गत मोतिहारी जलापूर्ति परियोजना हेतु 187 करोड़ 13 लाख 18 हजार 596 रुपए की स्वीकृति दी। 18वें एजेंडा के रूप में पुनः इसी योजना अंतर्गत बोधगया सीवरेज नेटवर्क और STP निर्माण परियोजना हेतु
121 करोड़ 87,73,034 रुपए की स्वीकृति दी गई। 19वां एजेंडा नगर विकास एवं आवास विभाग का है, जिसमें औरंगाबाद जिला के ग्राम भकरुआ एवं तरारी को नगर परिषद दाऊदनगर में सम्मिलित करते हुए क्षेत्र विस्तार हेतु बिहार नगर पालिका अधिनियम की धारा 3, 4 एवं 8 के अंतर्गत अधिसूचना के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र गठित करने के आशय की घोषणा करते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाने और निर्धारित अवधि में विचार योग्य आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर धारा 6 के अंतर्गत नगर पालिका का क्षेत्र विस्तार की अधिसूचना निर्गत करने की स्वीकृति दी। 20वां एजेंडा पथ निर्माण विभाग का था। पथ निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर तकनीकी कानूनी सलाहकार के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। 21वां एजेंडा भी पथ निर्माण विभाग का था। इसमें अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु 400 करोड़ रुपए की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। इसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय अनुपूरक आगमन से की जाएगी। 22वां एजेंडा भी पथ निर्माण विभाग का था, जिसके अंतर्गत श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन सिमडेगा, जिन्हें पूर्व में सीबीआई कांड में के आधार पर उनको बर्खास्त किया गया था, उस आदेश को रांची के में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए जाने के कारण उनकी बर्खास्तगी को वापस करते हुए उनको बर्खास्त किए जाने संबंधी आदेश को निरस्त किया गया। 23वां एजेंडा पथ निर्माण विभाग का ही है, जिसमें केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के अंतर्गत पथ प्रमंडल नवादा के अंतर्गत 11.6 किलोमीटर की लंबाई में पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु 43 करोड़ 62,71,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। 24वां एजेंडा इसी योजना के अंतर्गत पथ प्रमंडल पूर्णिया अंतर्गत धमदाहा से कुंवारी पथ के 11.2 किलोमीटर लंबाई के सड़क की चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 36 करोड़ 1,02,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। क्रमांक 25 पर पथ निर्माण विभाग द्वारा इसी योजना अंतर्गत बक्सर प्रमंडल के अंतर्गत चौसा गोला से कोचस पथ के चेने 0 से 22 यानी कुल 22 किलोमीटर लंबाई के अंतर्गत मजबूतीकरण कार्य हेतु 112 करोड़ 58,28,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। इसी योजना के अंतर्गत 26वें एजेंडा में भागलपुर के अंतर्गत भागलपुर हस्तिया पथ लोहिया ब्रिज से NH 80 बाईपास कुल लंबाई 3.7 किलोमीटर में 4 लेन निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ 17,38,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। 27वां एजेंडा भी पथ निर्माण विभाग का है और यही केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि अंतर्गत पथ प्रमंडल मोतिहारी के अंतर्गत नरीर गिर चंपापुर आदापुर पथ के किलोमीटर 0 से 6.95 एवं किलोमीटर 6.95 से 15 किलोमीटर तक चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य हेतु 57 करोड़ 41,13,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। इसी योजना अंतर्गत पथ प्रमंडल छपरा के अंतर्गत दिगवारा भेल्दी अमनौर तरैया से सिमरी बांध के किलोमीटर 42 से 54 तक के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु 48 करोड़ 68,51,000 की स्वीकृति दी गई। इसी योजना के अंतर्गत पथ प्रमंडल मधुबनी अंतर्गत राजनगर मोतीपुर खैरा पथ के 12.5 किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 73 करोड़ 37,73,000 रुपए की स्वीकृति दी। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत ही इसी योजना के अंतर्गत पथ प्रमंडल अररिया में जयनगर से घुरना वाया नरपतगंज कुल लंबाई 35.77 किलोमीटर में चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु 139 करोड़ 7,54,270 रुपए की स्वीकृति दी गई। अगली दो योजनाएं भी इसी पथ निर्माण विभाग की इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत है, जिसमें भागलपुर अगलपुर कोतवाली पेव्ड शोल्डर चेनेज 0 से 17.75 सहित 2 लेन पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु 114 करोड़ 2,40,000 की स्वीकृति दी गई तथा अगली योजना में केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि अंतर्गत पथ प्रमंडल ढाका के अंतर्गत गांधी चौक से लौखान पथ के 12 किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 52 करोड़ 60,95,000 रुपए की स्वीकृति। अगला एजेंडा पर्यटन विभाग का था, जिसमें क्रमांक 33 पर
पटना में बांकीपुर बस स्टैंड परिसर की भूमि पर जन निजी भागीदारी पीपीपी के माध्यम से 5 सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती एकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति दी गई। क्या किस पर्यटन का कह रहे हैं या ये रियायती एकरारनामा दस्तावेज में जो शर्त है उसके बारे में इसमें जिक्र है। इसका कुल रकबा 3.24 एकड़ है, जिसका पंजीकृत मूल्य 68 करोड़ 4 लाख रुपए है। इस पर 9.5% की दर से ब्याज की गणना की जाएगी और 11 वर्षों में दस्तावेज की शर्तों के अनुरूप इसका भुगतान निवेशक द्वारा किया जाएगा। और वार्षिक अनुज्ञप्ति प्रीमियम ये वार्षिक 18 करोड़ 60 लाख रुपए एवं रियायती एकरारनामा दस्तावेज की शर्तों के अनुरूप ईयरली लाइसेंस प्रीमियम के रूप में वार्षिक तौर पर किया जाएगा। ये होटल के वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि अथवा एकरारनामा पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 5 वर्ष पूरा होने की तिथि, इसमें जो भी पहले हो उसके बाद से देना होगा। ये चूंकि विभाग इसमें ज्यादा विस्तार से बता सकता है। आप अगर विवरण चाहेंगे तो मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि इस पर एक अलग से प्रेस नोट रिलीज करें। इसको नोट कर लीजिए। पर्यटन विभाग ने ही अगला एजेंडा प्रस्तुत किया था, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर गयाजी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रिंसिपल कंसल्टेंट के रूप में एचपीसी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद का नामांकन के आधार पर चयन करने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पंचायती राज विभाग का था, जिसमें पंचायत उप निर्वाचन के अवधि 25 मई 2025 को मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग, स्ट्रीमिंग और फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली का उपयोग किया गया था कि घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इस पर 1,88,69,530 रुपए खर्च हुए थे। अगला एजेंडा बिहार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का था, जिसमें बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग में प्रोन्नति के 3 और मुख्य उत्पाद रसायन परीक्षक का 1, इस प्रकार कुल 4 पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 37 पर समाज कल्याण विभाग की योजना थी, जिसमें केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत समाहित करते हुए अल्पावास गृह को 20 करोड़ 20,82,000 रुपए के वार्षिक व्यय पर संचालन की स्वीकृति दी गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारियों का आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण हेतु नामांकन के आधार पर कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नामांकन के आधार पर चयन की स्वीकृति अगले एजेंडा में दी गई। 39वां एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का था, जिसमें राज्य के शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान के लिए आउटरीच सेशंस और आदर्श प्रतिरक्षण केंद्रों पर कार्य करने वाले कर्मियों के लिए 11,500 पर से बढ़ाकर उनका मानदेय 15,000 किए जाने तथा 5% वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अगले एजेंडा में अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के संबंध में पूर्व में निर्गत संकल्प में कुछ संशोधन किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 41वां एजेंडा था, जिसमें राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी डिप्लोमा उत्तीर्ण चिकित्सकों को राज्य में 3 वर्षों की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु लागू बंद पत्र जो बॉन्ड की व्यवस्था है उसमें संशोधन किया गया। इसमें संशोधन निम्न किए गए हैं। पहला तो बॉन्ड की अवधि को 3 वर्ष से घटा करके 2 वर्ष कर दिया गया। दूसरा है कि अगर अनिवार्य बॉन्ड की जो सेवा है वो नहीं करते हैं तो उनको उनके कार्य के एवज में जो भुगतान की गई राशि है उसकी वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन बॉन्ड की जो राशि है उसकी वसूली नियमानुसार की जाएगी। अनधिकृत अवधि किसी कारण से मान लीजिए अनुपस्थित हो जाते हैं तो 2 बार बॉन्ड अवधि के विस्तार का अवसर प्रदान किया जाएगा। पहले इसका प्रावधान नहीं था। बॉन्ड अवधि की गणना विभाग में योगदान की तिथि से की जाएगी। पहले इस पर क्लैरिटी नहीं थी। कई बार विभाग में योगदान देने से पदस्थापन के बीच थोड़ा फासला हो जाता है। इसी तरीके से और भी इसमें कई प्रावधान किए गए हैं और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये है
कि बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित या भारत सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थान जैसे एम्स, आईजीएमएस, पीजीआई या अन्य विशिष्ट महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के टेन्योर अवधि के लिए अति आवश्यक समझे जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ दी जा सकेगी कि टेन्योर अवधि पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आकर के वो इस अपना बॉन्ड आधारित सेवा पूरा करेगा। और इस